हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट एसेज जो आपके सिलेबस में है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हर एसे के। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगला लेसन है हमारा लेसन 4, नाम है उसका नेशनल प्रेजुडिसेस। तो इसके सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अपने। नेशनल प्रेजुडिसेस, द एसे इज़ रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है राइटर है ओलिवर गोल्डस्मिथ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोन एसेज ऑफ गोल्डस्मिथ। ये सभी में लिखोगे आप, इट इज़ वन ऑफ द फेमस पोइम्स, वन ऑफ द फेमस एसेज रिटन बाय कोई भी राइटर जिसने भी लिखा हो, तो ये ज़रूर लिख सकते हो आप। द एसे फर्स्ट अपीयर्ड इन द पीरियडिकल बी। तो बी एक पीरियडिकल था ओलिवर गोल्डस्मिथ द्वारा चलाया हुआ। तो वो जो पीरियडिकल होते हैं ये मैगजीन्स होती हैं जो वीकली आती हैं, वीक में एक बार दो बार इस तरह से। तो उसमें सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था, नेशनल प्रेजुडिस, ऑन नेशनल प्रेजुडिसेस है शायद इसका पूरा नाम। द एसे रिवील्स मैनी ऑफ द यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ हिज आर्ट ऑफ राइटिंग। ये लाइन भी हर एसे में हर राइटर के लिए आप लिख सकते हो कि ये पोएम, ये एसे रिवील करता है, उजागर करता है बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज़ को, बहुत सारी अनोखी विशेषताओं को, किसकी, राइटर के राइट करने के आर्ट के बारे में, यानी लेखन कला के बारे में, उसकी यूनिक क्वालिटीज़ को शो करता है। तो हर एक पोइम में, हर एक ऐसे में चल जाएगा। अगर आपके पास लिखने का मैटर कम हो तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। राइटर की पोइम की, ऐसे की तारीफ़ कर सकते हो, लिखने के स्टाइल की तारीफ़ कर सकते हो। बाकी पता हो तो अच्छी बात है। ओके, ऐसे के बारे में पढ़ लेते हैं। प्ले नहीं आएगा, मिस प्रिंट है ये। अबाउट द ऐसे, इन दिस ऐसे द राइटर कंडेम्स नेशनल प्रेजुडिसेस। अब नेशनल प्रेजुडिसेस क्या होते हैं? राष्ट्रीय पूर्वाग्रह, जो हम पहले से ही धारणाएं बना लेते हैं किसी देश के नागरिकों के प्रति कि अगर इस देश का नागरिक है तो ऐसा ही होगा, भले अच्छा होगा या भले बुरा होगा। ज़्यादातर बुराई के रूप में देखा जाता है कि कुछ खास देशों के नागरिकों को हम बुरा मान लेते हैं और खुद के नागरिकों को हम ऑलरेडी अच्छा मान लेते हैं। यानी खुद के देश को अच्छा मानना, दूसरे देशों को बुरा मानना, ये है नेशनल प्रेजुडिसेस। तो इस ऐसे में राइटर हमें बताता है, कंडेम करता है, कंडेम का मतलब है आलोचना करता है नेशनल प्रेजुडिसेस की, कि ये अच्छी बात नहीं है राष्ट्रीय पूर्वाग्रह रखना। एंड सपोर्ट्स इंटरनेशनलिज्म, और किस बात को सपोर्ट करता है, किस बात का पक्ष लेता है? इंटरनेशनलिज्म का, अंतर्राष्ट्रीयवाद का, यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पक्ष लेता है कि देशों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारे देश एक जैसे हैं, सभी देश में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए। ही कॉल्स नेशनल प्रेजुडिसेस एज द नैरोनेस ऑफ माइंड एंड आइडियाज़। तो जिस समय ये राइटर ये लिखा है ना ऐसे, उस समय यूरोप के देशों के अंदर प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत बढ़ गया था, नेशनलिज्म बहुत बढ़ गया था। तो उससे एक दुश्मनी पैदा हो गई थी, देशों के बीच में युद्ध होते थे और हर कोई अपने आप को बेस्ट मानता था। जर्मन्स कहते थे हम बेस्ट हैं, स्पेन वाले कहते थे हम बेस्ट हैं, फ्रेंच कहते हम बेस्ट हैं, इंग्लिश कहते हम बेस्ट हैं। तो उस समय माहौल ऐसा था। तो ये इस राइटर को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो इसने बोला था कि इस तरह के जो नेशनल प्रेजुडिसेस है ना, कि हम अच्छे हैं और वो बुरे हैं, ये नैरोनेस ऑफ माइंड है, ये माइंड की संकीर्णता है, छोटापन है, और विचारों का भी छोटापन है। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसका क्या मतलब मानना है? वो चाहता है कि हम सभी एक देश के तो नागरिक हैं, क्यों ना हम सभी अपने आप को एक पूरे वर्ल्ड के नागरिक समझें अपने आप को, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ए सिटीजन ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री। ओके, इस धरती पे रहते हैं सारे, धरती हमारी सबकी साझी है, तो हम सभी इस धरती के नागरिक होने चाहिए, मानना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम ए जेंटलमैन बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो उसके हिसाब से एक जेंटलमैन जो होता है, एक समझदार आदमी जो होता है, सज्जन पुरुष होता है, वो किस में विश्वास करता है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड में। सभी, पूरे वसुधैव कुटुंबकम कह सकते हैं हम इसको, कि पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानना। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट नेशनल प्रेजुडिसेस इज़ नॉट कन्फाइंड, प्रेजुडिसेस लिखा है तो आ रहेगा, प्रेजुडिसेस आर नॉट कन्फाइंड टू इलिटरेट बट इट इज़ फाउंड इन सिविलाइज्ड लिटरेट एंड वेल्दीस्ट पर्सनस। तो इस लाइन में ये बताया गया कि ये बात बड़ी ही अनफॉर्चुनेट है, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी दुखद बात है ये। कौन सी? कि ये नेशनल प्रेजुडिसेस है ना, वो कन्फाइंड नहीं है सिर्फ इलिटरेट लोगों तक,
यानी सिर्फ अनपढ़ लोगों तक ही सीमित नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि नेशनल प्रेजुडिसेस उन लोगों में है जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, बट इट इज़ फाउंड इन सिविलाइज्ड, लिटरेट एंड वेल्दीस्ट पर्सन। सिविलाइज्ड की बात को मान लगा लीजिएगा कि ये जो है नेशनल प्रेजुडिसेस, ये तो सभ्य लोगों में जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हैं, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, लिटरेट मानते हैं, और जो धनी लोग हैं, उनमें भी पाया जाता है नेशनल प्रेजुडिस। वो भी अंधविश्वास का शिकार है, इस प्रकार के अंधभक्ति का शिकार है अपने देश के प्रति। देखो, देश के प्रति देशभक्ति रखना अलग बात है, लेकिन अपने ही देश को सब कुछ समझना और दूसरे देश को एकदम ही बुरा मानना, ये नेशनल प्रेजुडिस है, ये नेगेटिव क्वालिटी है। हाँ, अपने देश से आप प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने देश के प्रति इतनी अंधभक्ति दिखाना कि हम ही बेस्ट हैं और बाकी सब बेकार हैं, बाकी सब वेस्ट है, वो गलत बात है। उसकी आलोचना की इसने, देशभक्ति की आलोचना नहीं की है। तो इस काम में उस वक्त वो कह रहा था कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, धनी लोग हैं, वो भी इसी का शिकार थे। इट इज़ रॉन्ग टू से दैट इफ़ वी लव द होल वर्ल्ड इट मीन्स वी डू नॉट लव आवर ओन कंट्री। आगे वो एक बात और कहता है कि यह बात बिल्कुल ही गलत है कि अगर हम ये कह दें कि अगर हम पूरे संसार से प्यार करते हैं तो हमारा खुद के देश के प्रति प्रेम कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। अगर हम पूरी दुनिया से प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने देश से प्यार नहीं करते, अपने देश से भी प्यार करते हैं। कई बार हम ये सोच लेते हैं ना कि भाई ये तो पूरे दुनिया को प्यार करने की बात कर रहा है, मतलब इसको अपने देश से लगाव नहीं है। लोग कहता मेरा ये भी मतलब नहीं है। यहाँ पे सीधी सी बात है, इसका सार यही है कि लेखक ये चाहता है कि आप अपने देश से प्यार करिए, लेकिन दूसरे देश के लोगों को भी प्यार करिए, उनको बुरा मत मानिए बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के, क्योंकि सारे लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते। अगर किसी देश में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हो सकते हैं वहाँ पे। ए जेंटलमैन मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, ऑल द पीपल एंड ऑल द कंट्रीज अलाइक। एक जेंटलमैन का काम ये है कि वो हर धर्म को, हर प्रकार के लोगों को और हर प्रकार के देश को रिस्पेक्ट दे, समान रिस्पेक्ट दे, बिना किसी पूर्वाग्रह के। पूर्वाग्रह वो चीज़ होती है जब हम बिना सोचे विचारे, बिना किसी बेस के किसी के प्रति राय बना लेते हैं, तो वो है प्रेजुडिस। द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश एंड द इंडियन, द अफ्रीकन्स, द अमेरिकन्स एंड अदर्स इज एब्सोल्युटली फुलिशनेस। तो हम इनके बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते, भले ही कोई इंग्लिश हो, भले ही इंडियन हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो या कोई भी और हो, उसके बीच में अगर हम डिफरेंस करते हैं सिर्फ इस बात को लेकर के कि वो किसी खास पर्टिकुलर जगह के रहने वाले हैं, तो वो एब्सोल्युटली फुलिशनेस है, मूर्खता है वो। ओके, तो ये इस पाठ का सार है, इस पाठ की जो आत्मा है वो यही है, लेखक जो कहना चाहता है। काफ़ी बड़ा ऐसे है वैसे, तो इसमें उसने यूरोप के देशों की खास तौर पे आलोचना की है कि किस तरह से यूरोप के देश वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में रहने लग गए हैं। वाटर टाइट कंपार्टमेंट एक वर्ड अच्छा यूज़ किया उसने, कि जो देशों के बीच में जो संबंध हैं इतने ज़्यादा सिमट गए हैं कि हम ऐसे हैं जैसे कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट होते हैं। यानी इस तरह की हमने बॉक्स बना रखे हैं देशों के रूप में कि एक देश का दूसरे देश से कोई संपर्क ही नहीं है। इतने अलग है जैसे कोई ऐसे दो बर्तन हो जिनमें से पानी भी लीक ना हो। पानी, वाटर टाइट कंपार्टमेंट उसको कहते हैं कि पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भी ना जाए। ओके, अगला लेसन हम करते हैं मशीन एंड इमोशंस। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द एसे मशीन्स एंड इमोशंस इज रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। तो इसका राइटर है बर्ट्रैंड रसल, याद रखना है। 1872 में उनका जन्म हुआ था। ये देख लेना, सभी राइटर्स का जन्म, उनकी डेथ, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स आप याद कर सको तो कर लेना। नाम तो पक्का पता ही होना चाहिए कि इस लेखक का इस ऐसे का राइटर कौन है। ये वॉज ए ग्रेट थिंकर एंड राइटर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, ये सभी में चल जाएगी लाइन। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1950 में, ये सब में नहीं चलेगी, सभी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, मिला तो अलग अलग टाइम मिला है। अबाउट द एसे, द सब्जेक्ट ऑफ द एसे इज विल मशीन डिस्ट्रॉय इमोशंस और विल इमोशंस डिस्ट्रॉय मशीन्स। तो यही सब्जेक्ट है इस एसे का कि क्या मशीनें इमोशंस को डिस्ट्रॉय कर देंगी, हमारी भावनाओं को ख़त्म कर देंगी, या हमारे इमोशन जो हैं वो मशीन्स को ख़त्म कर देंगे। यानी कौन विजयी होगा, मशीन इमोशन पे विजय पा लेंगी या हमारे इमोशन, हमारी जो भावनाएं हैं वो मशीन्स पर विजय पा लेंगी। मशीन्स वर डेवलप्ड इन द 19th century, मैनी फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स अपोज्ड मशीनरी ऑन सेंटिमेंटल ग्राउंड्स। तो जब मशीनरी का आविष्कार हुआ था 19th century में, खास करके 19th century होती है 1801 से लेकर के सन 1900 तक, तो इस दौरान काफ़ी मशीन्स का विकास हुआ, आविष्कार हुआ, इंजन बनने लगे। तो कई लोगों को मशीन्स पसंद नहीं आई। मशीन्स अपने साथ कई बुराइयां भी लेके आई थी, सुविधाएं तो लेके आई थी। बहुत सारे जो फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं, उन्होंने मशीनरी का अपोज किया था, विरोध किया था। किस ग्राउंड पे? सेंटिमेंटल ग्राउंड पे, भावनात्मक आधार पे।
सम पीपल थिंक दैट मॉडर्न मैन इज़ हैप्पी बिकॉज ऑफ मशीन्स। तो कुछ लोग सोचते हैं कि आज की दुनिया में जो खुशी है ना वो सारी मशीन की देन है। मॉडर्न आदमी खुश क्यों है? क्योंकि मशीन्स का हमने आविष्कार कर लिया है। पर हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम एंड मटेरियल प्रोग्रेस। परंतु राइटर कहता है कि हैप्पीनेस जो है, खुशी है, उसका इनकम से और मटेरियल प्रोग्रेस यानी भौतिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। हैप्पी आदमी वो भी हो सकता है जो झोंपड़ी में बैठा है और जिसको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, और दुखी आदमी वो भी हो सकता है जो एसी रूम में बैठा है, सारी सुख सुविधाएं उसके पास, लेकिन वो टेंशन में है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है हैप्पीनेस का इनकम से, पैसे से और मटेरियल प्रोग्रेस से। फॉर हैप्पीनेस की स्पेलिंग सही करना, इमोशंस आर इम्पोर्टेंट एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन मशीन्स और मटेरियल प्रोग्रेस। तो हैप्पीनेस के लिए वो क्या ज़रूरी मानता है? इमोशंस को। आदमी हैप्पी होता है इमोशंस के बेस पे, भावनाओं के बेस पे। और इमोशंस जो हैं वो डिपेंड नहीं करते मशीन पे। तो इमोशंस मशीनों पे डिपेंड नहीं करते हैं। सुविधाएं बढ़ने से ऐसी बात नहीं है कि हमारी भावनाएं प्रभावित हों, और मटेरियल प्रोग्रेस या भौतिक उन्नति से हमारे इमोशंस जो हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करते इन चीज़ों पे। मैन हैव फिजिकल नीड्स एंड व्हेन दोज नीड्स आर सेटिस्फाइड इमोशंस बिकम इम्पोर्टेंट। आदमी की कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, और जब वो शारीरिक आवश्यकताएं वो पूरी हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब आ जाते हैं इमोशंस आगे। फिर उनको इमोशंस को सेटिस्फाई करना होता है, तब जाके आदमी खुश होता है। तो यहाँ वो कह रहा है कि जब फिजिकल नीड्स आदमी की पूरी हो जाती है ना, उसके बाद इमोशंस का स्थान आता है हैप्पीनेस के लिए। क्योंकि हमारी फिजिकल नीड्स क्या है? सबसे बड़ी भूख है, प्यास है, और कपड़ों की ज़रूरत है जो हमें ठंड से और गर्मी से बचाते हैं, रहने के लिए मकान चाहिए, हमारी फिजिकल नीड्स हैं। जब तक ये नीड्स पूरी नहीं होंगी हैप्पी हो ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। लेकिन जब ये नीड पूरी होती है, बेसिक नीड्स का मतलब हमारा पेट भर गया, हमें रहने के लिए ठीक जगह ठाक जगह मिल गई, हमारे पास कपड़े आ गए, अब हमें ठंड या गर्मी नहीं लग रही ज़्यादा, उसके बाद हम हैप्पी कब होते हैं? जब हमारे इमोशंस सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इमोशंस आते हैं जैसे प्यार हो गई, सम्मान हो गया, अफेक्शन हो गया, स्नेह हो गया, ये सारी चीज़ें। तो मशीन्स का इनमें रोल नहीं है। पीपल वॉन्ट टू बिकम रिच एंड इट गिव्स देम रिकॉग्निशन। लोग धनवान बनना चाहते हैं, और धनवान क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उनको रिकॉग्निशन चाहिए, उनको पहचान चाहिए। मैन नीड्स रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट। आदमी को रिकॉग्निशन चाहिए, आदमी को सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए एक। देखो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन अंत में कई बार उसको जन कल्याण पे खर्च कर देते हैं, सारे पैसे लुटा देते हैं। कई तो सन्यासी साधु बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये ना, पैसों से खुशी नहीं आती है। मैन डिज़ायर फॉर मटेरियल पोजेशन बिकॉज दिस गिव हिम पावर ओवर अदर्स हु आर लेस रिच। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि आदमी मटेरियल पोजेशन क्यों चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान इकट्ठा क्यों करता है, तरह तरह का ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा क्यों करता है? क्योंकि इससे उसको लगता है पावर मिल गई है दूसरों पर जो लेस रिच हैं, जो गरीब हैं। इट इज़ इन द नेचर ऑफ मैन दैट ही वॉन्ट्स टू बी बिगर दैन द नियर बाई पर्सन। और आदमी का ये नेचर है कि वो आसपास के लोगों से बड़ा बनना चाहता है। तो हैप्पी ये जो है ना, पैसे कमाने की लालसा और ये इनमें इनका सुख हमें इसीलिए मिलता है क्योंकि हमें लगता है कि बाकियों को हमने पीछे छोड़ दिया है। ये रिलेटिव होता है। अगर आपको ये वरदान दिया जाए कि अगर आप भगवान से मांगो कि भगवान मुझे सब कुछ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और भगवान आपको ये कह दे कि इस शर्त पे दूंगा कि तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा, तो आपको वो सारे मज़े ख़त्म हो जाएंगे उन चीज़ों को हासिल करने के जो आप चाहते थे। क्योंकि जो आपको मिला उससे डबल आपके पड़ोसी को मिल गया, तो आपको वो खुशी तो नहीं मिली, आपको सुविधा तो मिल गई सारी, लेकिन सब कुछ उससे भी डबल आपके पड़ोसी के पास है, तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो यानी खुशी कहाँ लाई कर रही थी? खुशी इस फीलिंग में लाई कर रही थी। खुशी इस फीलिंग में नहीं थी कि आपके पास सबसे बड़ा हो, आप सबको छोटा दिखा दो अपने आसपास से। तो यही बात वो कह रहा है कि आदमी का नेचर होता है, और ये सबके साथ होता है, कि वो आसपास के लोगों से बड़ा बनना चाहता है। द इंक्रीज ऑफ मटीरियल प्रोस्पेरिटी में बी यूज टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन। तो ये जो मटेरियल प्रोस्पेरिटी है, इससे हम डेस्टिट्यूशन को रोक सकते हैं। सॉरी, डिस्ट्रक्शन बोल गया मैं, डेस्टिट्यूशन है ये। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है निराश्रयता। ऐसे लोग जिनके पास कोई आश्रय नहीं होता है, अनाथ होते हैं, बेघर होते हैं, उनको डेस्टिट्यूट कहते हैं। तो हम इस मटेरियल प्रोस्पेरिटी का प्रयोग डेस्टिट्यूशन को हटाने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे बड़ा है, मैंने इसके बस मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। मशीन डिप्राइव्स अस ऑफ 2 थिंग्स, स्पॉन्टेनिटी एंड वेराइटी। मशीन हमें 2 चीज़ों से वंचित कर देती है, स्पॉन्टेनिटी से और वैरायटी से। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है धारा प्रवाह, वैरायटी का मतलब विविधता। मशीन्स
क्या करती है, हमारे इमोशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। कई बार हमें अपने हाथों से काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है मशीन के बजाय, तो वो आनंद मशीन हमसे छीन लेती है। मॉडर्न लाइफ विद मशीन्स हैज़ बिकम मैकेनिकल एंड मोनोटनस। तो मशीन से जो मॉडर्न लाइफ है वो मैकेनिकल बन गई है और मोनोटनस भी बन गई है। मोनोटनस का मतलब नीरस बन गई है। वी हैव टू सर्च फॉर अदर ऑप्शंस टू बी हैप्पी इंस्टेड ऑफ मशीन्स। तो सब कुछ मशीन पे ही डिपेंड नहीं है। मशीन्स ला करके आप खुश हो जाओगे, बिल्कुल ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ओके, अब अपने पढ़ते हैं लेसन 6। लास्ट लेसन है हमारा, राइटिंग टिप्स है इसमें। दिस एसे इज रिटन बाय वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल का लिखा हुआ है। ये ट्रिनिडाड के निवासी हैं। ट्रिनिडाड एक अलग देश है, वेस्ट इंडीज़ में है, वहाँ के निवासी हैं, लेकिन बेसिकली इंडियन है। इनके माँ बाप इंडियन थे, वहाँ पे जाके बस गए थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है सन 2000 में। इन दिस एसे ही हैज़ रिकमेंडेड सम राइटिंग टिप्स फॉर द न्यूज़ रिपोर्ट राइटर्स। तो इस लेसन के अंदर न्यूज़ रिपोर्ट कैसे लिखनी होती है, उसमें किस तरह का ध्यान रखना चाहिए लिखने में, वो टिप्स बताई हैं। तो ये टिप्स हैं, लगभग 6-7 हैं, बहुत ही शॉर्ट में मैंने कलेक्ट की हैं, ये याद करनी ही है आपको। पहली हेडिंग है डो नॉट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस। तो कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट राइटर है ना, जो अखबारों में आप न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ते हो, वो कैसे लिखी जानी चाहिए। तो पहला है लंबे लंबे सेंटेंस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी छोटे छोटे सेंटेंस हो, ताकि आम आदमी जो उसको ईजिली पढ़ सके। ए सेंटेंस शुड नॉट हैव मोर देन 10 और 12 वर्ड्स। यानी फिर परिभाषा इसने ये दे दी, 10 से 12 शब्दों का एक सेंटेंस होना चाहिए, फिर नया सेंटेंस शुरू कर दो आप, ताकि समझ आता रहे। कई बार लॉन्ग सेंटेंस होते हैं, आम आदमी उलझ के रह जाता है, जो कम पढ़ा लिखा आदमी हो तो वो उलझ जाता है, मीनिंग जल्दी समझ नहीं पाता। ईच सेंटेंस शुड मेक ए क्लियर स्टेटमेंट। और हर सेंटेंस जो है ना, उसका एक क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए, जो वो बात कहना चाहता है वो क्लियर कट साबित हो जानी चाहिए, प्रकट हो जानी चाहिए। ए गुड पैराग्राफ इज ए सीरीज ऑफ क्लियर लिंक्ड स्टेटमेंट। तो पैराग्राफ जब बनाते हैं तो उसमें 8-10 सेंटेंस होते हैं या 5-6 सेंटेंस होते हैं, तो वो क्लियर कट होने चाहिए, लिंक्ड होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। यानी एक सेंटेंस में एक बात कही, दूसरे में दूसरी बात नहीं कहनी है, पीछे वाले सेंटेंस से जुड़ी हुई बात ही कहनी है। राइटर शुड राइट इन ऑर्डर। तो ऑर्डर में लिखना चाहिए, ऑर्डर का मतलब क्रम में लिखना चाहिए। डू नॉट यूज़ बिग वर्ड्स। ज़्यादा बड़े वर्ड्स नहीं लिखने चाहिए। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आपको ज़्यादा ज्ञान है, तो वो ज्ञान दिखाना नहीं होता वहाँ पे कि लोग परेशान हो जाएं। बिग वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। योर एवरेज वर्ड शुड नॉट बी मोर देन 5 लेटर्स लॉन्ग। तो तुम्हारा जो एवरेज वर्ड है वो 5 अक्षरों से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एवरेज की बात कही है भी। अगर कोई मान लो 10 लेटर का लिखना ही पड़ रहा है, तो बाकी जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए। यानी कुल मिला के जब टोटल करते हैं तो टोटल 5 लेटर से ज़्यादा एवरेज उसकी नहीं आनी चाहिए। नेवर यूज़ वर्ड्स वुज मीनिंग्स यू आर नॉट श्योर ऑफ। और ऐसे वर्ड कभी मत यूज़ करो जिनके मीनिंग के बारे में आपको पक्का पता नहीं है भी इसका मीनिंग ये है भी है कि नहीं। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके कई मीनिंग निकलते हैं, 2 या 3 मीनिंग निकलते हैं, तो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करना चाहिए, कहीं गुमराह ना हो जाए रीडर। ए राइटर शुड यूज़ सूटेबल वर्ड्स। तो सूटेबल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, जो बात आप कहना चाह रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी को वही मीनिंग वो देना चाहिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो अच्छा, बुरा, मोटा, तगड़ा। तो आपको अपनी ओर से एडजेक्टिव नहीं लगाना चाहिए। आपको ये नहीं बताना कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। आप जज नहीं हो, आपको सिर्फ रिपोर्ट करनी है, आपको सिर्फ बताना है। जज वो पढ़ने वाला खुद कर लेगा भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो आजकल के न्यूज़ चैनल में हम देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। या आजकल के तो न्यूज़पेपर या जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो खुद ही जज बने होते हैं, खुद ही बताते हैं कि ये बात सही है और ये बात गलत है। तो ये थोड़ा रिपोर्टिंग के अनुकूल नहीं है। रिपोर्टिंग का काम सिर्फ रिपोर्टिंग होता है, सिर्फ बताना होता है तथ्यों को। आगे जज करने वाले वो रीडर और ऑडियंस होते हैं। द बिगिनर शुड अवॉइड यूजिंग एडजेक्टिव एक्सेप्ट दोज ऑफ कलर, साइज एंड नंबर। एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करना चाहिए, हाँ सिवाय कलर, साइज और नंबर। ये एडजेक्टिव तो यूज़ कर ही सकते हो आप, कितने आदमी थे, कलर किसी चीज़ का क्या था, साइज़ क्या था, ये तो कर सकते हो। लेकिन अच्छा बुरा ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। नैतिक है, अनैतिक है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। अवॉइड द एब्स्ट्रैक्ट, ऑलवेज गो फॉर कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को छोड़ना है, हमेशा कंक्रीट पे जाना है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जिनको छू के देख नहीं सकते, या जो हवाई बातें होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो आप। कंक्रीट का मतलब एकदम सॉलिड चीज़ें जिनको प्रूव किया जा सकता है, वो कंक्रीट चीज़ें हैं। ए बिगिनर शुड नेवर यूज़ इमेजिनरी डेटा। इमेजिनरी डेटा, काल्पनिक चीज़ें हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट आती हैं। और मटेरियल और फैक्ट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं पे जो आधारित चीज़ें हैं या कल्पना पे जो आधारित चीज़ें हैं उनको कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, वो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती हैं। कंक्रीट चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कंक्रीट इंसिडेंट्स को ही बताना चाहिए जो वास्तव में हैं।
7वां लास्ट, यूज़ दीज रूल एवरी डे फॉर 6 मंथ्स एट लीस्ट, प्रैक्टिस राइटिंग इन दिस वे। तो आगे ये हमें बताते हैं कि ये जो रूल है ना 6, इनको 6 महीने तक आपको पालन करना है। कोई जो नया नया अभी रिपोर्टर बना है ना, जो न्यूज़पेपर वगैरह लिख रहा है न्यूज़पेपर में, तो वो 6 महीने तक इन रूल को पूरा अच्छे से फॉलो करे, उसके बाद वो समर्थ हो जाएगा इन रूल्स को तोड़ने में। बाद में तोड़े भी जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में तो इनको फॉलो करना ही है। यूज़ स्मॉल वर्ड्स एंड शॉर्ट क्लियर कंक्रीट सेंटेंसेज, यू मे गो बियॉन्ड दीज रूल्स आफ्टर यू हैव थर्रली अंडरस्टूड एंड मास्टर्ड ऑल दीज रूल्स। तो आप इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करिए 6 महीने तक, उसके बाद जब आप अच्छे से समझ जाओ तो इनके बियॉन्ड भी जा सकते हो आप, यानी इनको तोड़ भी सकते हो। फिर आप अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करने लग सकते हो, ये आपको अलाउड है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप अच्छे से अपने पढ़ लेना, याद कर लेना। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्हीं से ही काम चल जाएगा, इन्हीं से काम नहीं चलेगा। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको पूरा लेसन, पूरी एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एप्रिशिएशन याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, ये आपका हौसला बढ़ाने के लिए कि इतना हार्ड भी नहीं है ये मैटर जैसा कि आपको लगता है। हाँ, लेकिन इतना ये याद कर लोगे और इतना अगर लिख भी आते हो तो पासिंग मार्क्स आप आराम से हासिल कर सकते हो, कोई टेंशन की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।